शुरू कर देता है। इसके बाद 2 और साल बीत जाते हैं और वैन आखिरकार 8 साल का हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अब उसकी जादुई योग्यता की आधिकारिक परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाती है। कुलीन लोग, नौकर, सैनिक और यहाँ तक कि व्यापारी भी परिणाम देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई लोगों को विश्वास होता है कि वैन में जरूर कोई बड़ी प्रतिभा निकलेगी, खासकर इसलिए क्योंकि उसके माता पिता आग के जादू में निपुण थे। यहाँ तक कि वैन के पिता जल्पा को भी पूरा भरोसा होता है कि वैन में कम से कम आग के जादू की योग्यता तो होगी। लेकिन परीक्षा के दिन सब लोग पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। सबके झटके के लिए वैन में आग, पानी, हवा या धरती किसी भी तत्व की योग्यता नहीं निकलती। इसके बजाय उसमें केवल प्रोडक्शन मैजिक की योग्यता पाई जाती है, जिसे दुनिया में सबसे बेकार किस्म का जादू माना जाता है। तुरंत ही माहौल ठंडा और भारी हो जाता है। जल्पा को ये समझते ही गुस्सा आ जाता है कि उसकी नजर में उसका बेटा पूरी तरह से असफल निकला है। गुस्से में वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसी जगह वैन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वैन डर के मारे जड़ हो जाता है। वह न हिल पाता है, न कुछ बोल पाता है। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। जैसे ही उसका पिता वार करने वाला होता है, तभी सबसे बड़ा बेटा मुर्का वैन के सामने आकर उसे रोक लेता है। मुर्का एक वैकल्पिक समाधान सुझाता है। वह प्रस्ताव रखता है कि वैन को उनके क्षेत्र के भीतर स्थित एक दूर दराज गांव का प्रभारी बना दिया जाए। मुर्का समझाता है कि वह गांव इतना अलग थलग है कि ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा, और चूंकि वह इलाका हाल ही में हासिल किया गया है, इसलिए वहाँ रहने वाले बहुत से लोग उनके परिवार के प्रति वफादार नहीं हैं। वहाँ अपने ही परिवार के किसी सदस्य को प्रभु बनाकर भेजने से गांव वालों की निष्ठा पक्की हो जाएगी। जल्पा रुकता है और इस सुझाव पर विचार करता है। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि ये वास्तव में एक उचित समाधान है। वो अपनी तलवार म्यान में रख देता है और घोषणा करता है कि वैन अब उस भूमि का स्वामी बनेगा। फिर जल्पा ठंडे स्वर में वैन की ओर देखता है और उसे आदेश देता है कि वह अपना सामान बांध ले और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाए, ये कहते हुए कि उसके घर में किसी बेकार इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। यह कहकर वह बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। पिता के जाने के बाद मुर्का गहराई से झुककर वैन से माफी मांगता है और कहता है कि उसे इतना अपमानजनक सुझाव देने का दुख है। वैन उसे बताता है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुर्का ने बीच में दखल न दिया होता तो वो अब तक मर चुका होता। अगले दिन वैन अपना सामान बांधता है और उस दूर दराज गांव के लिए रवाना होने की तैयारी करता है। हैरानी की बात ये होती है कि उसके मन में डर की जगह एक अजीब सी उत्सुकता और उत्साह महसूस हो रहा होता है। वो मानता है कि वहाँ ज्यादा काम नहीं होगा और शायद पहली बार वो मजेदार और आरामदायक जिंदगी जी पाएगा, जिसकी उसने हमेशा चाह रखी थी। सब कुछ ठीक चलता हुआ लग रहा होता है। तभी डी और एस्पार्ता ये घोषणा करते हैं कि वे भी साथ चलेंगे, ताकि वैन की ट्रेनिंग और पढ़ाई पर नजर रख सके। ये सुनते ही वैन गहरी सांस छोड़ता है और मन ही मन झुंझला जाता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि ये दोनों एक बार फिर उसकी जिंदगी को नरक बना देंगे। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब उसकी पसंदीदा दासी भी साथ चलने का फैसला कर लेती है, ये कहते हुए कि वो उससे अलग नहीं रह सकती। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद वैन गाड़ी में बैठता है और अपनी नई जिंदगी की ओर रवाना होता है, इस उम्मीद के साथ कि इस बार वो सच में थोड़ा मजा कर पाएगा। जब गाड़ी जंगल के रास्ते कुछ देर तक चलती रहती है, तो वैन समय बिताने के लिए अपनी प्रोडक्शन मैजिक आजमाने का फैसला करता है। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद वो अपने हाथ में एक छोटी सी तलवार बनाने में सफल हो जाता है। कमशन ये सब देखता है, लेकिन उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो पहले से जानता है कि वैन में प्रोडक्शन मैजिक की स्वाभाविक प्रतिभा है और वो ये सब चीजें बहुत जल्दी सीख लेता है। इसी दौरान वैन एक ऐसी बात छेड़ता है जो काफी समय से उसके मन में चल रही होती है। वह कमशन से कहता है कि अब उसे उसके गुलाम बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। वैन समझाता है कि अब वह अपने घर से निकाला जा चुका है और उसका पुराना दर्जा भी छिन चुका है, इसलिए कमशन पर उसके साथ रहने की कोई मजबूरी नहीं है। वैन कहता है कि अगर कमशन को उसके साथ यात्रा करना पसंद नहीं है या अब उसके साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे उसके गुलामी के अनुबंध से आजाद कर सकता है और उसे स्वतंत्र जीवन जीने के लिए भेज सकता है। लेकिन कमशन बिना एक पल सोचे इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह दृढ़ता से वैन को याद दिलाता है कि उसने अपना जीवन पहले ही उसे समर्पित कर दिया है और ये फैसला उसने बहुत सोच समझ कर लिया था। कमशन आगे कहता है कि अगर वैन की सुरक्षा के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े, तो वह एक पल भी नहीं हिचकेगा, चाहे वे किसी भी हालात में क्यों न हो। ये सुनकर वैन के पास उसकी इस भावना को स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हालांकि उसके दिल में हल्की सी बेचैनी जरूर रह जाती है। अचानक उनकी गाड़ी जोर से झटका खाते हुए रुक जाती है, जिससे अंदर बैठे सभी लोग हिल जाते हैं। जब वैन बाहर झांक कर देखता है कि क्या हो रहा है, तो उसे पता चलता है कि सामने का गांव इस समय हमले के अधीन है। वैन की रक्षा कर रहे शूरवीर तुरंत ये मान लेते हैं कि गांव पर हमला करने वाले लोग या तो डाकू हैं या फिर कोई असफल भाड़े के सैनिक जो आसान लूट की तलाश में आए हैं। डी ध्यान से दुश्मनों की कतारें देखता है और उनकी गिनती करता है। उसे पता चलता है कि कुल मिलाकर लगभग 50 हमलावर हैं। इस आधार पर वो अनुमान लगाता है कि अगर वे सब मिलकर एक साथ हमला करें
तो वे बिना ज्यादा मुश्किल के इन हमलावरों को हरा सकते हैं। शुद्ध रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संख्या संभालने लायक लगती है, लेकिन उनके साथ यात्रा कर रहे एक एडवेंचरर जिसका नाम ऑर्थो होता है, इस योजना से पूरी तरह असहमत हो जाता है। ऑर्थो डी को याद दिलाता है कि उनका काम शुरू से ही बिल्कुल साफ था। उन्हें सिर्फ वैन की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। अगर वैन खुद खतरे में पड़ता, चूंकि इस समय वैन पूरी तरह सुरक्षित है और उसे सीधे निशाना नहीं बनाया जा रहा, इसलिए ऑर्थो का कहना होता है कि उन्हें ऐसी लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, जो उनके अनुबंध का हिस्सा ही नहीं है। ऑर्थो की बात सुनकर डी साफ तौर पर झुंझला जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह ऐलान करता है कि वो फिर भी लड़ेगा। वह कहता है कि वह चुपचाप खड़ा होकर निर्दोष गांव वालों को मरते हुए नहीं देख सकता। वह यह भी कहता है कि अगर कोई और उसका साथ न भी दे, तब भी वह अकेले ही हमला करने के लिए तैयार है। जाने से पहले वह एडवेंचरों से बस इतना कहता है कि वे पीछे रहकर वैन की सुरक्षा पर ध्यान दें, अगर हालात और बिगड़ जाए। डी के आगे बढ़ने से पहले ही एस्पार्ता अचानक बोल उठता है और उसकी योजना को रोक देता है। एस्पार्ता साफ शब्दों में डी से कहता है कि इस तरह अपनी जान दांव पर लगाना बेहद मूर्खता होगी, खासकर तब जब वो खुद कितना महत्वपूर्ण है। वह समझाता है कि अगर डी यहाँ मर गया तो इससे राज्य की सेना के भविष्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। एक प्रसिद्ध और सम्मानित एलिमेंटल मैच होने के नाते एस्पार्ता एक ज्यादा सोच समझकर बनाई गई योजना पेश करता है। वो सुझाव देता है कि वे अपनी स्थिति के चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षात्मक दीवार खड़ी करें ताकि वैन सुरक्षित रहे और एडवेंचरर उस दीवार के पीछे से दूर से हमला करके दुश्मनों की संख्या धीरे धीरे कम करें, और जैसे ही दुश्मनों का पूरा ध्यान उस दिशा पर केंद्रित हो जाए, डी और बाकी शूरवीर दाहिने मोर्चे से अचानक हमला करके उन्हें चौंका दे। एस्पार्ता को पूरा विश्वास होता है कि अगर ये रणनीति सही तरह से लागू की जाए तो जीत निश्चित होगी, लेकिन वैन जल्दी ही समझ जाता है कि इस योजना का असली मतलब क्या है। दुश्मनों का ध्यान एक ही जगह खींचने के लिए एस्पार्ता को खुद पीछे रहकर जानबूझकर चारे की तरह काम करना होगा। एस्पार्ता बिना झिझक वैन की इस चिंता की पुष्टि कर देता है और बताता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे ये योजना सफल हो सकती है। अगर वह चारा नहीं बनेगा तो डी और उसके लोग सीधे टकराव में फंस जाएंगे और शायद व्यर्थ में अपनी जान गंवा देंगे। ये सुनकर वैन उन शब्दों का बोझ पूरी तरह समझ जाता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसका मतलब होगा कि एस्पार्ता अपनी जान कुर्बान कर देगा। वैन को एहसास होता है कि अगर राज्य का सबसे महान रणनीतिकार और उसका सबसे शक्तिशाली योद्धा दोनों खो गए तो ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकेगा। उनके बिना इस भूमि को भविष्य में सही तरीके से विकसित या सुरक्षित रखना असंभव हो जाएगा। इसी कारण वैन आगे बढ़ता है और खुद चारे के रूप में काम करने की पेशकश करता है। टिल ये सुनते ही तुरंत इस विचार को खारिज कर देती है और कहती है कि वो खुद चारा बन जाएगी, लेकिन वैन को अपनी जान जोखिम में डालने नहीं देगी। कमिशन भी पूरी तरह उससे सहमत होता है और मजबूती से वैन के पास खड़ा हो जाता है, ये जताते हुए कि वह भी वही महसूस करता है। फिर भी वैन शांत स्वर में दोनों से कहता है कि वह उनसे बहुत प्यार करता है और इसी वजह से वो किसी भी हाल में उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद वैन अपनी योजना समझाता है। वो कहता है कि वो खुद गाड़ी में बैठकर सीधे दुश्मनों की ओर जाएगा और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, जबकि बाकी सभी लोग दूर से और दोनों किनारों से एक साथ हमला करेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वैन सबको याद दिलाता है कि उसने कई सालों तक बेहद कठोर तलवार प्रशिक्षण लिया है, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। लेकिन दिल ही दिल में वो ये भी स्वीकार करता है कि अगर उसे यहाँ मरना भी पड़े तो वो उसे स्वीकार कर लेगा, बशर्ते उसकी मौत किसी नेक उद्देश्य के लिए हो। ऑर्थो ये सुनकर अविश्वास से वैन को घूरता है। वैन के शब्द सुनते ही ऑर्थो को उस समय की याद आ जाती है जब वह गिल्ड में था और उसे पहली बार वैन की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। उस समय वो किसी भी कुलीन व्यक्ति की रक्षा करने के विचार से नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था कि सभी कुलीन लोग अंदर से सड़े हुए होते हैं। फिर भी उसने ये काम स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो आने वाले समय में फियो मार्च में ही काम करता रहना चाहता था। लेकिन उसी याद में वैन उसके सामने आया था, गहराई से झुका था और पूरी सच्चाई और सम्मान के साथ ऑर्थो का धन्यवाद किया था, ये स्वीकार करते हुए कि वो उसकी रक्षा करेगा। वैन ने ऑर्थो की खूब तारीफ की थी, बिना किसी बनावटीपन के, पूरी ईमानदारी से। उस पल ऑर्थो खुद को शर्माते हुए महसूस करता है और पहली बार समझता है कि सभी कुलीन लोग दिल से बेरहम या भ्रष्ट नहीं होते। वर्तमान में लौटते हुए ऑर्थो आगे बढ़ता है और वैन के सामने खड़ा हो जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि वे किसी भी हालत में एक बच्चे को अपनी जान जोखिम में डालने नहीं देंगे। डी और एस्पार्ता भी आगे बढ़ते हैं और खुलकर ऑर्थो की बात का समर्थन करते हैं। अब स्थिति तय हो जाने के बाद एस्पार्ता पूरी रणनीति बदल देता है और उसी समय एक नई योजना बनाता है। सबसे पहले एस्पार्ता एक शक्तिशाली रक्षात्मक दीवार खड़ी करेगा। उसके पीछे से एडवेंचरर दूर से हमला करेंगे। फिर डी और उसके लोग बाएं मोर्चे से हमला करेंगे, जबकि ऑर्थो और उसका समूह उसी समय दाएं मोर्चे से दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। योजना तुरंत लागू कर दी जाती है। एस्पार्ता तेजी से रक्षात्मक दीवार खड़ी कर देता है और जैसे ही दीवार तैयार होती है, एडवेंचरर उसके पीछे से तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे डाकुओं की पहली लहर लगभग तुरंत ही खत्म हो जाती है। डाकू पूरी तरह चौंक जाते हैं।
बचे हुए हमलावर जब आखिरकार दीवार को देखते हैं तो वे घबराकर दोबारा संगठित होने और पलटवार करने की कोशिश करते हैं। उसी पल डी और उसके लोग दौड़ते हुए भीतर घुसते हैं और अपनी तलवारों से एक और लहर को काट गिराते हैं। लेकिन इसी अफरातफरी के बीच डाकुओं का नेता अचानक दीवार के दूसरे हिस्से को पार कर जाता है और तेजी से उस ओर बढ़ता है। वो प्लुराल पर वार करने ही वाला होता है कि ठीक आखिरी पल में वैन बीच में कूद पड़ता है। वैन अपनी तलवार कौशल का इस्तेमाल करते हुए डाकू की एड़ी की नस पर वार करता है। दर्द से चीखते हुए वह आदमी घुटनों पर गिर जाता है। उसी पल कम्यून आगे बढ़ता है और अंतिम वार करता है, जिससे खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके कुछ ही समय बाद बाकी सभी डाकुओं को बांध लिया जाता है और गांव पर मंडरा रहा खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाता है। खतरा टल जाने और मिशन पूरा हो जाने के बाद कुछ एडवेंचरर घर लौटने का फैसला करते हैं ताकि वे कहीं और नए मिशन ले सके। लेकिन ऑर्थो वैन की तलवारबाजी और युद्ध के दौरान उसके नेतृत्व से बेहद प्रभावित हो जाता है। इसी वजह से वो वैन के बारे में और जानना चाहता है और कुछ समय तक वही रुकने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि वो हर संभव तरीके से उसकी मदद करेगा। ऑर्थो के साथी भी वही भावना साझा करते हैं, इसलिए वे भी रुकने और सहयोग करने का फैसला करते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद वैन औपचारिक रूप से गांव के लोगों से बात करने का फैसला करता है। वह आगे बढ़ता है और गांव के मुखिया रोंडो के सामने खुद को उनका नया प्रभु घोषित करता है। रोंडो वैन का दिल से धन्यवाद करता है कि उसने उनके गांव को बचाया और फिर बताता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल इस साल ही गांव पर कई बार हमला हो चुका है। रोंडो मानता है कि इसका कारण ये है कि जब वे फर्डिनाडो काउंटी का हिस्सा थे तब यहाँ नियमित रूप से शूरवीरों की गश्त होती थी, जिससे वे सुरक्षित रहते थे। लेकिन अब जब वह सुरक्षा खत्म हो गई है तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा। वैन रोंडो और गांव वालों से माफी मांगता है और समझाता है कि ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि मार्क्वेस को उनके जैसे छोटे और दूरस्थ गांवों की हालत की जानकारी नहीं है। वैन उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब जब वो इस भूमि का प्रभु बन चुका है तो वो उनकी परेशानियों को कभी अनदेखा नहीं करेगा। फिर वह सुझाव देता है कि गांव की सुरक्षा के लिए 3 ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, ऐसा कोई मूल्यवान उत्पाद बनाना जिसे राज्य अनदेखा न कर सके। दूसरा, इतना धन कमाना कि वे भाड़े के सैनिक रख सके। तीसरा, गांव को खुद इतना विकसित और मजबूत बनाना कि वह अपने दम पर खड़ा हो सके। तभी गांव की एक युवती बोलती है कि वे पहले ही इन सभी उपायों पर सोच चुके हैं, लेकिन वो ये भी कहती है कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती है पर उन्हें लागू करना बेहद कठिन है। वैन उन्हें हौसला देता है और कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब उनका प्रभु है और वो पूरे दिल से इस भूमि की रक्षा और विकास करेगा। लेकिन गांव वाले केवल शब्दों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते। ये देखकर एस्पार्टा और डी आगे आते हैं और वैन के दावे को मजबूत करते हैं। वे खुद का परिचय राज्य के मुख्य सेनापति और मुख्य बटलर के रूप में देते हैं और रोंडो व गांव वालों को भरोसा दिलाते हैं कि अब उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गांव वालों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन फिर वे एक और सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं कि करों का क्या होगा क्योंकि 30% फसल देना उनके लिए बहुत कठिन हो चुका है। वैन जवाब देता है कि फिलहाल कर की दर सिर्फ 10% रखी जाएगी। वह समझाता है कि इस समय गांव वालों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और वैन का दिल से धन्यवाद करते हैं। सुरक्षा के लिए एस्पार्टा तुरंत गांव के चारों ओर एक मजबूत पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है ताकि डाकू और लुटेरे अंदर न आ सके। वह यह भी जोड़ता है कि अगर चारों ओर खाई बना दी जाए तो सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। डी और बाकी शूरवीर वैन से कहते हैं कि वे इस काम की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वैन फिर गांव वालों की ओर मुड़कर कहता है कि अगर वे उसके साथ मिलकर पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो वो लगभग गारंटी देता है कि ये गांव पहले से कहीं ज्यादा महान रूप में दोबारा जन्म लेगा। इसके बाद वैन अपनी प्रोडक्शन मैजिक को आजमाने का फैसला करता है। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद वो कई लकड़ी के ब्लॉक बनाता है, लेकिन ये साधारण लकड़ी के ब्लॉक नहीं होते। ये असल में नैनो फाइबर से बने होते हैं जो बेहद मजबूत सामग्री होती है। ये ब्लॉक इतने मजबूत होते हैं कि जब ऑर्थो उनमें से एक पर अपनी तलवार से वार करता है तो उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। इसके बाद वैन पूरा दिन अपनी प्रोडक्शन मैजिक से हथियार बनाता रहता है और वे सभी बेहद उच्च गुणवत्ता के दिखाई देते हैं। ये देखकर टिल को चिंता होती है कि कहीं वैन का मना इतना ज्यादा जादू इस्तेमाल करने से खत्म न हो जाए। वैन उसे भरोसा दिलाता है कि वह बिल्कुल ठीक है। वो याद करता है कि उसने सुना था कि प्रोडक्शन मैजिक आमतौर पर इतनी ज्यादा मना खपत करता है कि एक साधारण इंसान के लिए एक ही वस्तु बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद वह कम्यून को एक तलवार उपहार में देता है। कम्यून इतना खुश हो जाता है कि वह वादा करता है कि वह इसे हमेशा संभाल कर रखेगा। उस रात वैन अलाव के पास बैठता है और महसूस करता है कि खुले में इतना समय बिताने से उसका शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा है। वो टिल और कम्यून की ओर देखता है और समझ जाता है कि भले ही वे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वे भी उतने ही थके हुए हैं। इसीलिए वैन फैसला करता है कि अब एक सही घर बनाना जरूरी है। अगले दिन वैन और उसका समूह नैनो ब्लॉक्स को जमाकर घर बनाने की तैयारी शुरू करता है। जब रोंडो ये देखता है तो वो कहता है कि ये प्रभु की हवेली के लिए एकदम सही जगह है, जिससे वैन सच में खुश हो जाता है।
इसके बाद वैन अपनी प्रोडक्शन मैजिक से ये जांचने लगता है कि क्या यहाँ एक बड़ा घर बनाना संभव है। वो हर ब्लॉक और हर इंच जगह का ध्यान से विश्लेषण करता है और जैसे ही वह पूरी तरह समझ जाता है वो अपना जादू सक्रिय करता है। सभी लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं जब वैन पल भर में एक पूरी हवेली बना देता है। बाकी सब लोग इस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। वैन मन ही मन सोचता है कि शायद ये हवेली उसकी कल्पना से थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई है। ये था दूसरा एपिसोड। अगला हिस्सा मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।